प्रभुराम जी, आपको बधाई देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आपने एक बड़ा फैसला किया, मंत्री पद को दांव पे लगा दिया, अपने कैरियर को दांव पे लगा के आपने कांग्रेस की सरकार गिरवाई, इसलिए कि वो विकास नहीं कर रही थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराई इसलिए कि जब ज्योतिरादित्य जी ने कहा कि भाई वादे पूरे करो, वचन निभाओ, तो भड़क गए कमलनाथ, बोले नहीं कर पाएंगे। तो ज्योतिरादित्य जी ने कहा हम सड़कों पे आएंगे, तो इन्हें कहा आओ निपट लो सड़कों पे, तो महाराज ने इन्हीं को निपटा दिया। बीजेपी के शिव और विष्णु ने उपचुनाव प्रचार का शंख फूंक दिया है। अपनी पहली रैली में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के सबसे बड़े मुद्दे पर हमला बोला। उन्होंने साफ कहा, बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार नहीं गिराई, वचन पूरे नहीं होने और अपने अंतर्द्वंद के कारण सरकार गिरी थी। प्रभुराम चौधरी के क्षेत्र रायसेन में हुई इस रैली में पूर्व मंत्री शेजवार भी उनके साथ खड़े दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में प्रचार का आगाज शुरू हो गया है। बीजेपी की शिव और विष्णु की जोड़ी आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के घर पहुंच रही हैं और कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर उनसे सीधा संवाद कर रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पहले चुनावी भाषण से साफ कर दिया है कि अगले चुनाव में केंद्र के बड़े फैसलों की सफलता, धारा 370, राम जन्मभूमि विवाद और सीएए को भी जनता के सामने लेकर जाएंगे। केंद्रीय मुद्दों के साथ ही पहले की कांग्रेस सरकार और उसके दिग्गज नेता भी निशाने पर रहेंगे। हालिया वायरल वीडियो को लेकर सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला। ये दिग्विजय सिंह इंटरनेशनल झूठे हैं। मेरी पत्रकार वार्ता थी जब कमलनाथ जी की सरकार थी, और तब मैंने उस शराब नीति का विरोध किया था। मैंने कहा कि ये सरकार तो चाहती है कि लोग पिए और पड़े रहें, तो उतने से हिस्से को काट के एक 420 की है। मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था कमलनाथ के राज में। आप कह रहे थे विकास के काम नहीं हो रहे, काम कहां से होते प्रभुराम जी? रुपया गिनने से फुर्सत होती तब दूसरा काम करते। बीजेपी की इस रणनीति को कांग्रेस भी काउंटर करने में जुट गई है। 17 जून को कांग्रेस की बैठक है, उस दौरान कांग्रेस के दिग्गज उपचुनाव पर मंथन करेंगे। कि हम सर्वे करा रहे हैं, 3 सर्वे करा रहे हैं। सर्वे के आधार पर जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा उसको हम टिकट देंगे और प्रत्याशी जीते ये प्रयास करेंगे। हम हमारा पूरा फोकस है हमारे कार्यकर्ताओं पे और स्थानीय नेताओं पे, वो उसको उस बात का जवाब देंगे कि किस तरह से छलावा हुआ है, खास तौर से मतदाताओं के खिलाफ। इस रैली से बीजेपी ने उपचुनाव में अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी की कोशिश होगी कि उपचुनाव में कम से कम सरकार गिराने का दाग उस पर ना लगे। साथ ही ये कोशिश भी होगी कि सिंधिया और उनके 22 समर्थक यूं ही मंत्री पद त्याग कर बीजेपी में नहीं आए हैं। इसके पीछे पार्टी का राष्ट्रवाद और देशभक्ति का एजेंडा बड़ा कारण है। उधर कांग्रेस कर्ज माफी, बिजली बिल और भावनात्मक मुद्दों के अलावा क्या लेकर आती है, इसका इंतजार रहेगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है ये नहीं गिराई सरकार। उपचुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से ये बात जोर शोर से कही जाने लगी है और जाहिर तौर पर ये अपने आप में किसी भी राजनीतिक दल, 2 ही राजनीतिक दल हैं उपचुनाव के मुख्य प्रतिद्वंद्वी। बीजेपी की तरफ से ये पहली एक रैली नुमा मीटिंग थी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और तमाम एहतियात का तो ध्यान रखा गया, लेकिन इसके साथ ही पॉलिटिकल एजेंडा क्या होगा इसकी शुरुआत करते हुए ये भी बता दिया गया कि बीजेपी इसको एक बड़ा मसला बनाने की कोशिश करेगी कि सरकार हमने नहीं गिराई। सरकार अगर गिरी है तो वो गिरी है अपने ही अंतर विरोधों की वजह से, अपने ही बोझ की वजह से, और जिसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व वाला धड़ा, इसमें 22 लोग शामिल हैं, 6 मंत्री भी उस समय के शामिल हैं, उन सब ने छोड़ा। ये सब आप और हम अच्छे से जानते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस उसी मुद्दे पर पूरा जोर दे रही है, और जब हमें पहली रैली देखने को मिलेगी तो ये बात बहुत साफ हो जाएगी कि उनकी कोशिश यही है कि सरकार गिराने वाले लोग कौन हैं और क्यों ना जनता उनकी तरफ अपनी तीखी निगाह से देखे कि आपने एक चलती अच्छी तरह चलती सरकार को क्यों गिराया। तो ये तो साफ हो गया है कि पोल प्लैंक 24 उपचुनाव के लिए क्या होगा,
किस तरह से दोनों पार्टियां मैदान में उतरेंगी। आज इसी पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर पीसी शर्मा साहब। बहुत स्वागत करता हूं शर्मा जी। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री, कैबिनेट दर्जा प्राप्त सदस्य रह चुके हैं वो, और जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट जी भी हमारे साथ हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले पीसी शर्मा साहब, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूं। आपने सुना किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ बात कही और बड़े तीखे आरोप भी लगाए। दिग्विजय सिंह जी की तरफ भी उनका इशारा था, जो तथाकथित वीडियो को लेकर काट छांट करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर वगैरह की भी बात आगे बढ़ चली है। मंत्रालय को लेकर भी उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया, पहले भी लगा चुके हैं। और मुख्य मुद्दा ये था कि सरकार हमने नहीं गिराई। क्या कहेंगे सर? मैं समझता हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज जी भी इंक्लूड हैं, मतलब झूठ को ऐसा मखमल में लपेट के बोलते हैं कि सामने वाले को लगने लगता है कहीं सच तो नहीं है। अभी इंदौर के अंदर जो मीटिंग हुई थी सावर के संबंध में, जहाँ तुलसी सिलावट जी मंत्री थे, वहाँ इन्होंने कहा कि केंद्र के इशारे पर ये हमने सरकार गिराई, और तुलसी सिलावट और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर मदद नहीं करते तो गिरा पाते क्या, और ये नहीं जीतेंगे तो मैं मुख्यमंत्री रहूँगा क्या। ये साफ साफ कह दिया इनने कि केंद्र के इशारे पे हमने गिराई। अब वहाँ भाषण में कहना है इनके प्रभुराम चौधरी जी के उसमें कि हमने नहीं गिराई, ये प्रभुराम चौधरी जी ने गिराई, मतलब मीर जाफर और जयचंद उनको बता रहे हो सरेआम। तो ये भी इंक्लूड थे उसमें। जो बड़ी खरीद फरोख्त हुई है, जो डील हुई है, ये सब में थे। और दूसरी बात जो कह रहे हैं वो कि उसका अड्डा था तबादलों का। अरे जितने तबादले हमने 15 महीने में नहीं किए, इतने तो ये 2-2.5 महीने में कर लिए। और तबादला होता है एक का और फिर कैंसिल हो जाता है, दूसरे दिन दूसरा आ जाता है। ये भी तो बताता है कि डील है कि भैया पूरा मामला नहीं आया तो चलो ये कैंसिल करो। ये सब चल रहा है। और ये 15 साल भी इनने यही किया। कलेक्टर एसपी भी पैसे लेके पोस्टिंग होती थी। कांग्रेस के ज़माने में ये कभी नहीं हुआ। और कोई कमलनाथ जी से ये सोच भी नहीं सकता सपने में भी कि इस तरह का वो कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात दिग्विजय सिंह जी की कह रहे हैं वो, और दूसरा ये कहा कि विकास के काम नहीं हुए। अरे विकास के काम, ये भोपाल में मेट्रो शुरू हो गई, उसका काम शुरू हो गया, इंदौर में मेट्रो का काम शुरू हो गया, यहाँ पे इन्वेस्टर जो वो मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश हुआ था, उससे बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे थे। यहाँ पे 70% युवाओं को रोजगार मिल रहा था। यहाँ किसानों का कर्जा माफ़ किया उन्हें। 55 लाख पहला काम किया, जिसमें 25 लाख के हो गए। अब इनके मंत्री कमल पटेल वगैरह ने पाप किया। अरे भैया, किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया, ये पाप किया कमलनाथ जी ने। 300 रुपये से 600 रुपये वृद्धा पेंशन और महिला जवाब ले लेता हूं पीसी शर्मा साहब। 100 रुपये बीजेपी से जवाब ले लेता हूं। ये पाप किया। आज हजारों के बिल आ रहे हैं लोगों के, जी। हजारों के बिल आ रहे हैं। एक चीज और सुन लीजिए, जो ट्वीट की बात कर रहे हैं, जो अरे ये ट्वीट किया, एक ट्वीट में घबरा गए। और आपने तो राहुल गांधी के आलू से ट्वीट को बदल दिया, बोले सोना बनाने के बाद कह दी। आपने आपके जो चौहान जी पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा ये एडिटिंग करके तो हम लोग करते ही रहते हैं। ये सब चीजें एक अफवाह में घबरा गए। और आप रोज चीजों को बदल के उनको फिर बदल के बताते रहे। केवल ये बताना था कि ये जो होता है जी, जब इसको किया जाता है इस तरह से, तो क्या आपने स्थिति सुनी बनती है। पीसी ये शर्मा साहब भारतीय जनता पार्टी का काम ही रहा है। एक डिपार्टमेंट होता है जो ये काम करता रहता है। उनका गंभीर आरोप है कि आप इस तरह के एक डिपार्टमेंटल कोई प्रोसीजर है बीजेपी में, जहां से इस तरह की चीजें उठाई जाती हैं, जनरेट की जाती हैं और निरंतर प्रसारित की जाती हैं, ऐसा उनका आरोप है। क्या कहेंगे आप? तमाम उनकी और बातें सुनी आपने। जी देखिए, मुझे लगा था कि पीसी शर्मा जी कुछ अच्छी सी काम की बात करेंगे और आपके एयर टाइम का कुछ उपयोग करेंगे, अपनी पार्टी को कुछ वोट दिलाएंगे, लेकिन वो सब ऐसी बातें बोलते रहे जिसको जनता मानने ही नहीं वाली। देखिए, आप यदि जनता के सामने असत्य बोलेंगे तो आप ये मान के चलिए वो जज कर लेती है।
और ये दो जो हमारे पास ऑब्जर्वर बैठे हैं, शरद द्विवेदी और चैतन्य जी, ये दोनों तो अभी मुस्कुरा मुस्कुरा के उसको तार तार कर ही देंगे। मुझे लगता है इस पटल पर सत्य बोलना चाहिए, भाषण की जगह नहीं है। सत्य कैसे बोलना चाहिए कि आपने कितने प्रमाण पत्र किसानों को ऋण मुक्ति के बांटे और उसके एवज में आपने किया कितने किसानों का 15 महीने में। ये एक बहुत गंभीर विषय है। तो झूठ किसने बोला साहब? आपने कहा बेरोजगारों को आप 4,000 रुपए महीना भत्ता देंगे। आपने बोला हमें वोट दो भैया। लोगों ने वोट भी दिया आपको। उसके बाद आपने उनको 1 रुपया 15 महीने में नहीं दिया। ये किसने झूठ बोला भैया? फिर उसके बाद आपने किसानों से बोला हम 5 रुपए लीटर आपको दूध पर बोनस देंगे। बहुत अच्छी बात थी, मैं खुद इस बात का समर्थक हूं, शरद जी आप जानते हैं। लेकिन 15 महीने हो गए, आप दूध पीते रहे, मलाई खाते रहे सत्ता की, लेकिन कभी उस किसान की तरफ देखा जो मुंह उठा के देख रहा था कि नहीं साहब आप 5 रुपए देने वाले हैं यदि कांग्रेस की सत्ता आती है तो मुझे लगता है ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और रहा सवाल देखिए सरकार गिरने का, तो देखिए इस बात को 24 घंटे चैनल ने प्रसारित किया है। मैंने पिछली बार भी आपकी चर्चा में बोला था, लाइव प्रसारण हुआ है कि कैसे मंत्रियों ने जा के रिसोर्ट्स में दरवाजे ठोके हैं। सारा प्रयास तो आपने कर लिया और उसके बाद आपके यहां से गया कौन? 40,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, जो जिन पे आप ये तो नहीं कह सकते कि उनको आप 5-10 करोड़ से खरीद सकते हैं। ये आप भी जानते हैं, आप कहते रहिए, वो स्वीकार्य नहीं होगा। इसके बाद आपके पास 4-4, 6-6, 7-7 बार के विधायक चले गए, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, ऐसे लोग चले गए। ये 22 लोग कौन है? कभी आप सोचना साहब, हालांकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम स्क्रीन पे बैठते हैं तब सच बोलना चाहिए, क्योंकि 4 लोग साथ में उसको कसौटी पे कसने वाले भी होते हैं। नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं, पब्लिक उसमें से छांट लेती है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें कैलाश जी ने ये बात कही है कि क्या कोई चीज केंद्रीय नेतृत्व से पूछकर नहीं की जाती है, केंद्रीय नेतृत्व से पूछकर नहीं की जाती है। और ये बिल्कुल जग जाहिर बात है कि बीजेपी ने सरकार गिराई है, तो अगर 22 लोगों का धड़ा हट रहा है तो आप क्या करते उस समय? कोई आपके ऊपर कोई मजबूरी नहीं थी कि आप सामने आते? जी शरद जी, आप वो इंटरव्यू का पीस जरूर दिखाइएगा जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने आपके साथ बैठकर इस बात को उल्लेखित करना शुरू कर दिया था कि हम 18 महीने लेट हो गए अध्यक्ष के निर्धारण में। आपको याद होगा शायद, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है वो इंटरव्यू, जब सिंधिया जी ने ये कहा था, शायद साल भर पहले का इंटरव्यू था। वो चाहते थे कि ये सब विषय 2 साल पहले सॉल्व हो जाएं, जिससे कि कांग्रेस ठीक से चुनाव में जाए। देखिए वो एक बहुत सन्निष्ठ कांग्रेसी रहे, ऐसे नकार नहीं सकते आप। और उसके बावजूद आप सब लोग जानते हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर यदि आप ये आरोप लगाएंगे कि साहब पैसे से चले गए, तो मैं समझता हूं कि मैं भट्ट साहब की एक प्रतिक्रिया लेता हूं, लेकिन ये बात आप सच दोनों है, पर लौटूंगा। ये बात सच है कि पॉलिटिकल रीजंस रहे हैं, और पॉलिटिकल रीजंस में पीसी शर्मा जी तो स्वयं उस विभाग के मंत्री रहे हैं कि कमलनाथ जी के एक तरफ शराब वाले बैठा करते थे, एक तरफ रेत वाले बैठा करते थे। ये कौन नहीं जानता? होशंगाबाद के आप प्रभारी रहे हैं, अभी 8 ठेकेदार आपके प्रिय हटे हैं। तो मुझे लगता है कि इन आरोपों में ज्यादा आप व्यस्त रहे हैं, जिसको सत्ता की मलाई कहा जाता है, बनिस्बत किसान को दूध की कीमत देते हैं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हैं अपने अपने, और इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में सत्य कहाँ है ये बीजेपी और कांग्रेस से ही ज़्यादा बेहतर जानती होगी, या जनता जो देख रही है इन तमाम चीज़ों को वो बेहतर समझती होगी। और आप और हम जैसे विश्लेषक भी जानते हैं कि इनके बीच में जो अपनी छोटी मोटी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं। आपने दोनों ही राजनीतिक दलों के मुखर प्रतिनिधियों की बात सुनी, किस तरह से देखते हैं आप इन आरोप प्रत्यारोपों के साए में या इनकी छांव में होने वाले इन 24 उपचुनावों को, जिसकी तैयारी बीजेपी ने सांची विधानसभा क्षेत्र से कर दी है, और पहला ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो वार रहा है वो बड़ी मजबूती से कांग्रेस की तरफ गया है, और उधर कांग्रेस की तैयारी भी कोई कमजोर नहीं दिख रही है, वो भी पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। कमलनाथ जी बड़े गोपनीय तरीके से, मैं कहूँगा इस बार, वो शायद पिछले अनुभव से वो अंदर अंदर तैयारी बड़ी ताकत से कर रहे हैं, लेकिन ऊपर अपेरेंटली कोई अभी बोलने से वो परहेज करे। बहरहाल आप किस तरह मूल्यांकन करते हैं चीज़ों का? जी भट्ट साहब। जी शरद जी, जी देखिए, जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात है तो ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरी पार्टी होती है उस पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। अब पीसी शर्मा जी ने बताया कि इन लोगों ने इस तरह से किया, खरीद फरोख्त की, ये सब किया। वहीं दूसरी तरफ हितेश वाजपेयी जी का कहना है कि आपने अपनी जो कहा था वो पूरा नहीं किया। जहाँ तक खरीद फरोख्त की बात है तो मुझे लगता है कि ये बात इतने लंबे समय से चल रही है, लेकिन आज तक कांग्रेस इसका कोई प्रूफ नहीं दे पाई। क्योंकि आप देखिए कि 35 करोड़ या 40 करोड़ या 50 करोड़ की जो बात होती है, तो ये राशि इतनी कोई ऐसी राशि नहीं है कि जिसको आप एक जेब में रख के चले जाएं, पर्स में रख के चले जाएं। कहीं ना कहीं तो उसका उल्लेख हुआ होगा, और मान लीजिए 22 लोगों को इतना पैसा गया है तो कहीं ना कहीं उसकी जानकारी किसी न किसी के पास तो होना चाहिए। तो इस तरह के जो आरोप हैं, लेकिन इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं कि बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले कि इनकी खरीद फरोख्त हुई, 35 करोड़ में बिक गए, 40 करोड़, तो इनको भी इस तरह का कोई काउंटर अटैक करना चाहिए, मानहानि का मामला करना चाहिए कि भाई आप बिना प्रूफ के हमारे ऊपर इस तरह कैसे आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक आपकी तैयारियों की बात है, तो आज से शिवराज सिंह जी ने तो तैयारी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि हमने सरकार नहीं गिराई है, तो ये बात तो सही है कि सरकार अपने अंतर्द्वंद से गिरी है। आप देखिए कि 15 महीने तक ना तो कांग्रेस के अध्यक्ष की कोई घोषणा हो पाई, ना निगम मंडलों में नियुक्ति हो पाई, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग इसके चाह रखते थे उनको असंतोष तो हो रहा था। और जब असंतोष परिवार में होता है तो पड़ोसी कोई फालतू तो बैठा नहीं, वो तो तत्काल उनको गले लगा लेता है। अभी किसी चैनल पे कल या परसों में प्रभात झा बोल रहे थे कि हम कोई रुद्राक्ष लेके नहीं बैठे हैं, हम कोई साधु संत नहीं हैं। हमारे पास अगर कोई आ रहा है तो हम तो सरकार बनाने बैठे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य रहता है कि सरकार बनाए। अगर कांग्रेस के पास हमारे कुछ लोग जाते तो क्या कांग्रेस ऐसा कह देती कि नहीं साहब आप हमारे पास मत आओ, आप तो वहीं रहो? तो ये तो एक बहुत साधारण सी चीज़ है। आप देखिए कि कर्नाटक में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, कांग्रेस ने शिवसेना से हाथ मिलाया। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि हम सत्ता में काबिज हों, और सत्ता में काबिज होना वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि सत्ता में जब काबिज होता है तो अगर उसके मन में कहीं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बट साहब, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के पास, ये हमने पहले भी ये बात करने की कोशिश की है कि क्या कांग्रेस के पास कर्ज माफी की तरह कोई मजबूत नैरेटिव होना चाहिए उपचुनाव के लिए? क्या अगर उसके बिना, अगर आप बार बार ये कहेंगे सरकार गिरा दी, खरीद फरोख्त हुई, तो ये क्या कितना इंपैक्ट डालेगा? ये क्या इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण मुद्दा जनता से जुड़ा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए ये बात तो ठीक है, ये तो जिस दिन से सरकार गिरी उस दिन से आप कह रहे हो, और उसका कोई मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेता हैं उनका इस तरफ उस तरफ होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और ये जनता को भी लगता है कि इनका जो चरित्र है वो इस तरह का है कि वो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं जो, इसलिए उनका दल बदलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना से जिसका हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व है, उसके साथ कांग्रेस आ गई, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब ये जरूर है कि वहाँ की जनता जो है ग्वालियर चंबल की, जिसमें सबसे ज्यादा जिसमें सबसे ज्यादा वो है वो क्या करती है, वो अगर वास्तव में लगता है उसको कि इनके साथ खरीद फरोख्त हुई तो निश्चित तौर पे वो बीजेपी को इग्नोर करेगी। और अगर उसको लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तो वो बीजेपी को बड़ी बात ये है भट्ट साहब कि क्या जनता ये चीज देख रही है, और क्या वो इसको एक सामान्य प्रक्रिया के तहत देखती है कि देवेंद्र फडणवीस जी शपथ भी ले लेते हैं लेकिन बाद में ऐसा तख्ता पलट जाता है कि सारी स्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं। कर्नाटक का नाटक भी हम सब ने देखा है, और मध्य प्रदेश की जो पुरवाई बही है 2 महीने पहले, मैं वही बता रहा हूं। जी बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगा आपकी तरफ। पीसी शर्मा साहब, बड़ा सवाल यही है कि जनता के लिए कोई जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। पीसी शर्मा साहब, बड़ा सवाल यही है कि आपके पास इसके अलावा भी, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, शायद अप्रिय लगता होगा और लगना ही चाहिए, कि दल बदल क्या जनता के लिए बहुत चौंकाने वाली घटना है? क्या जनता इसको बहुत चौंक कर देखेगी, बहुत आश्चर्य से देखेगी? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जनता भी जिम्मेदार है क्या, या राजनीतिक दलों पर ही पूरी तरह से आप थोप दीजिए ये बात कि वही जिम्मेदार है, उनका सत्ता प्रेम जिम्मेदार है, या उनका अपना आंतरिक असंतोष जिम्मेदार है? जो भी बात है, लेकिन जनता इसको बहुत बड़ी घटना के रूप में नहीं देखती है। वो जो 90 के दशक से लेकर या 80 के दशक से लेकर 2020 तक वो ऐसे कई सत्ता के नाटक देख चुकी है, प्रहसन देख चुकी है। ऐसे में आपके पास कोई मजबूत मुद्दा भी जाहिर तौर पर आप प्लान कर ही रहे होंगे, और अभी शायद खुलासा आपको लग रहा हो सही वक्त नहीं हो, लेकिन इससे आप इत्तेफाक रखते हैं शर्मा साहब कि कोई मजबूत मुद्दा भी होना चाहिए आपके पास? जी नहीं, पूरे जो मुद्दे हैं सब मजबूत हैं,
ये जब बात आप कर रहे हैं कि जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता में इस चीज़ का बड़ा असंतोष होता है कि एक चलती हुई सरकार 121 विधायकों की और खरीद फरोख्त की बात जो कह रहे हैं कि उसका वो होना चाहिए, तो सही कहा आपने कि बीजेपी वो करे ना, हम पे मुकदमा चलाए कि हम लोग बोल रहे हैं कि 50-50 करोड़ रुपए लिए, और इसके प्रमाण ये है कि जो कांग्रेसी थे सच्चे, जिसको बीजेपी कहती कि जो भारत के सच्चे सबूत थे वो हमारे साथ आ गए, तो ये सच्चे सबूत हैं हमारे साथ, जो बता रहे हैं कि हमको ऑफर किया गया था, वो ऑफर का उनके पास पूरा वो है कि कितने पैसे दिए जा रहे थे, हम नहीं गए। तो इसलिए ये सब चीज़ें प्रमाणित है, और किससे तो यहाँ तक भी आ रहे हैं कि बहुत सौ को भी पूरे पैसे नहीं मिले, बोले ये पूरा मंत्रिमंडल वगैरह बन जाए तब देंगे। खैर उसको छोड़िए, जब मैंने कहा कि इनने ये मुख्यमंत्री जी ने चार्ज लगाया कि मंत्रालय अड्डा बन गया था लोगों के ट्रांसफर पोस्टिंग्स का, तबादलों का, इस पे आप नहीं बोले, जो लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं। उसके अलावा ये इनने कहा अभी वाजपेयी जी ने कि रेत और शराब के लोग एक तरफ बैठे हैं। अरे आपके तो दोनों सामने बैठे हैं, महिलाओं से शराब बिकवा रहे हो आप। एक छोटा सा वीडियो में इतने परेशान हो गए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR लिखवा दी, इतने परेशान हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दिग्विजय सिंह ने कहा भी है कि हम जो है इन सब चीज़ों से डरने वाली, मैं उठा रहा था अभी तक आदिवासियों के लिए, गरीबों की बात के लिए, SC के लिए, पर तब रिएक्ट नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। रिएक्ट जब किया जब मुख्यमंत्री का एक वीडियो हो गया, जो कि आप हमेशा करते आए। आज ही राहुल गांधी का एक ट्वीट था, जो फिल्म स्टार की डेथ हुई है सुशांत की, उसमें क्रिकेट वर्ड कहीं नहीं आता, इनने उसको क्रिकेट करके वो कर दिया। तो ये हमेशा करते रहे। दूसरा हमारे पास है मुद्दे, ये बिजली का बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय, जो हजारों को बिल आ रहे हैं। ये जो सरकार गिराई इनने, ये लॉकडाउन जो लेट किया, जो 23 तारीख तक किया, ये केवल उसको सरकार गिराना था इसलिए किया। 21 तारीख तक जो बड़े बड़े परिवारों के जो सुपर रिच थे उनको लाना था 102 फ्लाइट से, ये जो क्योंकि कोरोना जो है ये फरवरी के एंड में आ गया था, ये पहले लगाना था। मुख्यमंत्रियों से बात करना था, वो बात की नहीं। आज पूरा देश परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान की बात कर रहे हैं ये। अरे किसान को आज भी जो तौल दिया गया है उसका पेमेंट नहीं हो रहा है, पिछले एक 2 महीने से लंबी लंबी लाइनें लगी, और बहुत सौ को वापस कर दिया गया। जी डॉक्टर वाजपेयी बोलिए। जी देखिए शरद जी, मैं आपके मूल प्रश्न को एड्रेस करना चाहता हूं, जिसमें रुचि दर्शकों की भी होगी। देखिए, आप कांग्रेस से आप 1 घंटे बात करेंगे तो इसी में उलझे रहेंगे कि 50 लाख लिए, 55 लाख लिए और हमारी सरकार छीन ली। साहब हमारे तो जयचंद और मीर जाफर और सारा इतिहास वो लोग पढ़ने में लगे। उनके लिए जो आपने प्रश्न किया कि भाई आज से आगे क्या, आज से आगे जाके आप जनता को क्या ऑफर करेंगे, क्योंकि देखिए एक महाचुनाव जैसा समय है ये, क्योंकि ये 24 चुनाव तय करेंगे कि सरकारों का भविष्य क्या रहने वाला है। तो आप जनता के इश्यूज को भी तो एड्रेस कीजिए ना साहब, कि आप करोगे क्या। तो मुझे लगता है जैसे हमने बोला, हम चंबल एक्सप्रेस हाईवे निकल कर आने वाला है 3 महीने के अंदर, नेक्स्ट 3 मंथ्स में वहां का पूरा जो सड़क जमीन लेने का काम है वो पूरा होगा। गडकरी जी ने उस बात को रखा, जो कि चंबल का डेवलपमेंट वे होगा। 3 महीने में चंबल हाईवे बन जाएगा, वाजपेयी जी दोनों तरफ डॉक्टर साहब 3 महीने में चंबल हाईवे बन जाएगा, क्योंकि मंत्रालय उन्हीं के पास है, उसको लगाया जाएगा। तो लोगों की रुचि इसमें है, तो कम से कम इस चुनाव की 6 सीटें उसमें आती है शरद जी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट इसमें है कि 12 लाख युवा बेरोजगार हो गए हैं। एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है 12 लेन का, पूरा कंक्रीट का है शरद जी। उसमें उन्होंने प्लान किया है कि साहब राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का ट्राइबल एरिया से वो लेकर जाएंगे। आप सोचिए उस आदमी की कल्पना कि जो ट्राइबल एरिया, पिछड़ा एरिया जो छूट जाता है विकास से, वहां पर 12 लेन हाईवे जाएगा। तो आप समझिए कि ये काम में बीजेपी की ज्यादा रुचि है। तो मुझे लगता है हम अपनी आने वाले जो हमारे सरकार के 3 साल 4 साल हमको मिलेंगे, उसमें हम इन कामों की प्राथमिकता देंगे। हमारे पास मैंने पिछले आप ये मानते हैं डॉक्टर वाजपेयी कि इस जो चंबल कई विषय हैं, चाहे वो पटवारियों का हो, अतिथि शिक्षकों का हो, किसानों का हो, कंप्यूटर ऑपरेटर्स का हो, हम इस सबको एड्रेस करेंगे। हमें मालूम है कि अभी हम लोग कैश क्रंच से गुजर रहे हैं, लेकिन साहब इनको छोड़ थोड़ी ना देंगे। तो हमारे सामने ये सब इश्यूज हैं जिसको लेकर हम इन 24 चुनावों में स्पष्ट रूप से जाएंगे।
और ये बात वाजपेयी जी बताओ, ये किसानों का जो कर्ज माफ होना है करोगे कि नहीं करोगे? किसानों का कर्ज माफ का जो निर्णय हमने लिया है, करोगे कि नहीं करोगे? समिति तैयार है, उसकी किसानों का कर्ज माफ करोगे नहीं करोगे? आवंटन हो चुका है और हमारे यहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर द्विवेदी जी, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, किसानों का कर्ज वाजपेयी माफ आप करेंगे नहीं सुन रहे हैं? करेंगे? पीसी शर्मा जी कुछ कह रहे हैं आपसे। इनके यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है। डॉक्टर वाजपेयी, उसका बहुत बड़ा मैं पूछ कारण रहा हूँ, है किसानों कि का कर्जा 22 माफ करेंगे नहीं कम से कम करेंगे? इनके पास प्रत्याशी या और उसको सेक्टर पापी मान रहे हो? प्रभारी तक के लोग जा चुके हैं। तो मुझे लगता है दे आर बेसिकली फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, लेकिन फिर भी हम इस चुनाव को गंभीरता से लेते हुए, चाहे सर, आप लोगों सुन के पा लिए रहे हैं मुझे? संकल्पों की बात डॉक्टर हो, वाजपेयी? हम लेकर उनके बीच जाएंगे कि हम करेंगे क्या। डॉक्टर वाजपेयी, हम आप इस अधिकार में नहीं आवाज जाएंगे पहुंच रही है कि आप हम तक? सरकार तो बना ही लिए हैं। तो मुझे लगता है ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस इस बात से बाहर नहीं आएगी। चलिए पीसी शर्मा साहब, आप अपनी बात रखें, बहुत कम वक्त है मेरे पास, कुछ सेकंड्स में। जी जी जी, मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, हमने जो कर्ज माफी किया था, कैबिनेट निर्णय है जो विधानसभा में भी आया है, ये कर्ज माफी करेंगे कि नहीं करेंगे? और आपने पूछा कि इसका प्रमाण क्या है? ये पुलंदे लेके शिवराज जी जब पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनके घर देके आ गए थे हम, इनके घर देके आए, प्रमाण पत्र जिसको बांटा है उसको मिल गया। अब बाकी बांटोगे कि नहीं बांटोगे? प्रमाण पत्र अरे बाकी कर्ज माफ करोगे कि नहीं करोगे? ये निर्णय है सरकार का। ये इस प्रमाण पत्र, अरे आपके मुख्यमंत्री के घर पे देके आ गए थे। इसी पॉइंट ऑफ टाइम डॉक्टर पर साहब, बातचीत को विराम देता हूं। आपके घर पर धन्यवाद लेके पीसी आए शर्मा थे, साहब, घर पे धन्यवाद रख डॉक्टर के। हितेश वाजपेयी और धन्यवाद चैतन्य भट्ट साहब। मसले अब राजनीति के गर्म हो रहे हैं और इसकी शुरुआत रायसेन जिले के सांची विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से हो चली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम भारतीय जनता पार्टी की पावर बैटरी वहाँ जुटी और जिस तरह से कमलनाथ जी की शैली है कि वो भोपाल में ही रहकर रणनीति बनाने में विश्वास रखते हैं और जब तक वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे तो बीते 1.5 साल में यही शैली हमने देखी और अब पीसीसी चीफ के तौर पर भी तमाम बैठकें, तमाम अहम रणनीतियां उनके निवास पर बैठकर ही उन पर चर्चा होती है। तो दो राजनीतिक दलों की अलग अलग शैली, अलग अलग तरीक़ा। बीजेपी जहां मैदान में पसीना बहाने में जुट गई है, वहीं कांग्रेस बंद कमरों की बैठकों के साथ आगे की रणनीति बना रही है और उन नेताओं को साधने की पूरी कोशिश कर रही है जो या तो बीजेपी में थे, गए कांग्रेस से थे, या फिर बीजेपी के वो असंतुष्ट नेता जो कांग्रेस की तरफ इस उम्मीद से देख रहे हैं कि वो किसी न किसी रूप में उनके राजनीतिक पुनर्वास का कारण बनेगी। लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है, दोनों दल एक दूसरे की कमजोरियों से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन कौन भाता है ये तो नतीजे ही बताएंगे। नमस्कार।